घर में मैं और मेरे ससुर जी रहा करते थे और साथ में एक नौकरानी भी रहती थी जो रात में मेरे साथ सोती थी। जब मैं सुबह उठती तो मेरे पेट पर काली स्याही लगी होती थी। मैं हैरान थी कि यह सब कैसे हो गया। एक दिन मैंने अपनी नौकरानी को नींद की दवा खिलाकर अपनी जगह पर सुला दिया और कमरे में छुप गई। अभी कुछ ही देर हुई कि मेरे ससुर मुझे समझकर नौकरानी के साथ आज भी मेरे पेट पर वही काली स्याही लगी थी। 20 दिन से लगातार मेरे साथ ऐसा हो रहा था। काली स्याही का निशान। मैं बहुत परेशान हो गई। कौन था जो रात में मेरे साथ यह सब करता था? मैं जब नहाती तो वो निशान हल्का सा हो जाता था। पहली बार जब मैंने ये निशान देखा तो सोचा शायद कहीं से लग गया होगा, लेकिन वही निशान रोज़ मेरे पेट पर नज़र आता। अब मुझे शक होने लगा था, लेकिन शक भी करती तो किस पर। मेरे घर सिर्फ 2 ही लोग थे। बात कुछ यूँ थी कि शादी के तुरंत बाद ही मेरे पति को अपना काम छोड़कर विदेश जाना पड़ा था, क्योंकि वो वहीं पर जॉब करते थे। मेरे ससुर ही थे। मेरी सास बहुत पहले ही गुजर चुकी थी और मेरे पति आलोक अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे, लेकिन नौकरी विदेश में करते थे और मुझे भी कहते थे तुम्हारा भी वीज़ा लगवा कर तुम्हें भी बुलवा लूँगा। मैं अपने पति के जाने पर बहुत उदास थी। घर में एक नौकरानी थी जो रात को मेरे साथ रहती थी, वरना तो मेरे ससुराल में मेरे साथ मैं और मेरे ससुर जी ही रहते थे। लोग तरह तरह की बातें ना बनाए, इसलिए मेरी शादी से चंद दिन पहले ही एक नौकरानी दिन रात के लिए रख दी गई थी, जो कि हर काम करती थी और रात को मेरे साथ सो जाती थी। वो भी मेरी तरह जवान लड़की थी। पहले पहल तो मेरे ससुर जी का वक्त ज़्यादातर उनके कमरे में ही गुजर जाया करता था, फिर ड्राइंग रूम में टीवी देखकर। लेकिन ड्राइंग रूम में भी वो तभी आते जब उन्हें नाश्ता या खाना खाना होता। मेरे ससुर जी बहुत ही गुस्सैल किस्म के इंसान थे। मुझसे वो ज़्यादा बात नहीं करते थे, बस काम होता तो बुला लेते, वरना आवाज़ भी ना देते। मैं पूरा दिन उस नौकरानी के साथ मिलकर काम करती और बातें भी करती रहती थी। शुरू के 2 महीने तो ऐसे ही गुजर गए। आलोक से भी मेरी हर 2 दिन के बाद बात हो जाती थी और मुझसे उनसे हर बार अपने वीज़े के बारे में पूछती, लेकिन वो यही कहते कि कोशिश कर रहा हूँ। जब भी नौकरानी से अपने ससुर के बारे में सफाई करने को कहती तो इतराने लगती, कहती दीदी आप भी मेरे साथ चले, मुझे आपके ससुर जी से बहुत डर लगता है। बार बार वो मुझसे कभी बेड की चादर बदलवाते तो कभी एक ही जगह पर बार बार झाड़ू लगवाते, कहते तुम ठीक से सफाई नहीं करती। मैं नौकरानी की बात पर हंसने लगती, कहती है उनका स्वभाव है, वह ऐसे ही है। मेरी बात पर नौकरानी कहती नहीं दीदी, मुझे तो वह ठरकी लगते हैं, नज़र अच्छी नहीं है उनकी। आपको पता है कल मुझसे कहने लगे कि इतनी गर्मी है, मेरे कमरे में मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम चाहो तो दुपट्टा उतार कर काम कर सकती हो। मुझे उस नौकरान की बात कुछ अजीब सी लगी, पर मैंने उसे समझा बुझाकर इस बात को टाल दिया। उसने कहा नहीं दीदी, हमने तरह तरह के लोगों के घर काम किया है, इसलिए हम लोगों की नज़रें भाप सकते हैं। लोग कैसे यह कहकर किचन में चली गई। मैंने उसकी बात को इतनी गहराई से नहीं लिया था, लेकिन अब जो मेरे साथ हो रहा था कुछ अजीब सा था। आखिर कौन जो यह काली स्याही मेरे पेट पर लगाता था और मुझे महसूस भी नहीं होता था। एक रात मैं देर तक जागती रही। वो नौकरानी लड़की मेरे ही कमरे में ज़मीन पर बिस्तर लगाकर सोती। रात 2 बजे तो मैं जागती रही, लेकिन फिर मैं नींद आगोश में खो गई। अगली सुबह मैं अपने ससुर के कमरे में उन्हें चाय देने गई तो मेरे तो होश ही उड़ गए। वो काली स्याही अपने पास रखकर एक सफ़ेद कागज़ पर कुछ लिख रहे थे। मैं तो उन्हें चाय देने के लिए गई थी, लेकिन जो कुछ भी देखी वो तो मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। लेकिन मेरे ससुर की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो घबरा गए। फिर वो मुझसे कहने लगे कि तुम बिना इजाज़त मेरे कमरे में क्यों आ जाती हो? क्या तुम्हें किसी से तमीज़ नहीं सिखाई? दरवाजे पर दस्तक देकर और इजाज़त मिले तब अंदर आते हैं। पहली बार उन्होंने मुझे इस लिहाजे में बात की थी। मैं डर गई थी। मैं चाय देकर वहाँ से वापस पलट गई और सीधा अपने कमरे में आ गई। मेरा दिल की धड़कनें तेज़ तेज़ धड़क रही थी। मुझे अपने पेट पर लगा वो काला स्याही का निशान बार बार याद आने लगा। तो क्या वो काली स्याही का निशान मेरे पेट पर मेरे ससुर? यह ख्याल आते ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए।
पहले तो मैं दिल के दिल में इस बात को इनकार करती रही कि वह मेरे पिता समान है। मैं उनके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ, लेकिन यह हकीकत कि हर रात को सो कर उठने के बाद मेरे पेट पर काला स्याही का निशान होता था और वह काली स्याही मेरे ससुर जी के पास थी। एक बार मैं कमरे से निकलकर किचन में गई तो मैंने देखा मेरे ससुर जी नौकरानी के पीछे खड़े थे। वह तो मगन होकर बर्तन धो रही थी। मेरे ससुर जी नौकरानी के इतने करीब थे कि शायद ही चंद दूरी का ही फासला था। मुझे यह सब बहुत अजीब लगा। इसका मतलब नौकरानी उस दिन वह सब कुछ ठीक कह रही थी कि मेरे ससुर की नज़र और नीयत अच्छी नहीं है। मैं किचन में गई और अपने ससुर जी से पूछा कि पिताजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उन्हें आज से पहले कभी किचन में नहीं देखा था। वो मेरी आवाज़ पर बुरी तरह हड़बड़ाए और मुझे अचानक किचन में देखकर घबरा गए। मेरी आवाज़ पर वो नौकरानी बर्तन धोना छोड़कर मुझे देखने लगी। वो भी शायद मेरे ससुर के किचन में खड़े होने से बेखबर थी। बड़ी अजीब नज़रों से वो नौकरानी हम दोनों को देखने लगी। मैं अपने ससुर से किचन में आने की वजह पूछने लगी। वो कहने लगी, मैं इस नौकरानी को छुट्टी करवा दूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यह साफ सफाई से बर्तन नहीं हो रही। नौकरानी परेशान सी हो गई। कहने लगी, नहीं साहब, मैं तो अच्छे से काम कर रही हूँ। लेकिन मेरे ससुर जी उस नौकरानी लड़की से बहस पर उतर आए। कहने लगे, तुम झूठ बोल रही हो। मैंने अपने ससुर को समझाते हुए कहा कि आप यहाँ से जाइए, नौकरानी से मैं बात कर लूँगी। लेकिन वो मुझ पर ही गुस्सा करने लगे। कहने लगे, तुम्हारी ही लापरवाही का नतीजा है, वरना मैं इस लड़की को 2 दिन में ही सीधा कर दूँ। मेरा बेटा परदेश में ना जाने कैसे कैसे गुजारा करके घर के खर्च के लिए पैसे भेजता है, और ये लड़की बर्तन भी अच्छे से नहीं धोती। आज से तुम बर्तन धोओगी। इतने गंदे बर्तन मैं खाना नहीं खा सकता। नौकरानी तो रोने लगी। कहने लगी, मुझे अब यहाँ पर काम नहीं करना। पैसे लेते हैं तो अपनी मेहनत के लेते हैं। हमने अपनी इज्जत नहीं बेच रखी है। जो साहब जी मुझे इतनी बातें सुना रहे हैं, वो अब यहाँ पर काम करने को तैयार नहीं थी। मैंने किसी तरह उसे समझा बुझाकर चुप करवाया, क्योंकि मैं ससुर के साथ अकेले नहीं रहना चाहती थी। कम से कम मुझे यह हौसला तो था कि एक और लड़की मेरे साथ रहती है। मैंने नौकरानी से कहा, आज के बाद बर्तन मैं धो लूँगी, लेकिन तुम काम छोड़कर मत जाना। मैंने बड़ी मुश्किल से नौकरानी को समझाया। वो किसी तरह मान गई। मैं किचन से बाहर निकली तो बरामदे में बैठकर मेरे ससुर जी मेरे पति से फ़ोन पर बहस कर रहे थे कि वो नौकरानी को निकलवा देना चाहते हैं, क्योंकि वो अच्छे से काम नहीं करती। लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि मैं आलोक से कह दूंगी कि मैं नौकरानी को नहीं निकाल सकती, क्योंकि अब तो मैं बिल्कुल भी अकेले रहने के हक में नहीं थी। मैंने अपने पति से कह दिया कि अगर नौकरानी इस घर से निकली तो मैं भी अपने मायके चली जाऊंगी। पिताजी को बर्तनों से परेशानी है तो मैं खुद धो लूँगी। मेरे पति ने अपने पिता को ना जाने कैसे समझाया कि वह किसी तरह मान गए। मैं बर्तन खुद धोने लगी और खाना अपने ससुर के सामने खुद रख दी। मैं खाना रखकर अपने कमरे में जाने लगी तो मेरे ससुर मुझसे कहने लगे, आज के बाद यह नौकरानी मेरे कमरे में नहीं दिखनी चाहिए। आज के बाद मेरे कमरे के सफाई का ख्याल तुम रखोगी। यह सुनकर मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मैंने सोचा अभी मेरे ससुर जी गुस्से में है, 2-4 दिन बाद शायद इनका मूड खुद ही ठीक हो जाए। लेकिन मुझे क्या पता था कि उनका मुझे अपने कमरे में बुलाने का मकसद क्या था। एक दिन मैं अपने ससुर के कमरे में दस्तक देकर अंदर तक गई ताकि मैं उनके कमरे की सफाई कर सकूं। तो मैंने देखा वह फिर से उस काली स्याही से कागज़ पर कुछ आड़ी तिरछी लिख रहे थे। मुझे देखकर वो घबराकर सब कुछ दराज में रख दिए और सीधे होकर बैठ गए। मैंने कहा, पिताजी मैं आपके कमरे की सफाई कर दूं? तो कहने लगे, हाँ कर दो। मैंने उनके बेड की चादर बदली और झाड़ू लगाने लगी, लेकिन मैंने देखा उनकी नज़रें एकटक मुझे ही देख रही थी। एक लम्हा भी उन्होंने मुझसे नज़रें नहीं हटाई। और अगर कोई आपको इस तरह देखे तो आप कभी भी सुकून से काम नहीं कर सकते,
मेरे हाथ कुछ घबराहट के मारे कँपकँपाने लगे। मैं बार बार दुपट्टे से अपने चेहरे पर आने वाले पसीना पोंछ रही थी और साथ साथ झाड़ू लगाती जा रही थी। मेरे ससुर जी उठकर मेरे पास आए और मेरे सामने खड़े हो गए तो मुझे भी खड़ा होना पड़ा। वो मुझसे कहने लगे, इतनी गर्मी है, तुम अपना दुपट्टा हटाकर झाड़ू लगा सकती हो, क्योंकि मैं नहाने जा रहा हूँ, कमरे में कोई नहीं है। उनका लहजा इस कदर धीमा था कि मुझे उनके मुँह से यह सब सुनकर हैरत हुई, वरना वो हमेशा गुस्से और सख्त लहजे में से ही बात करते थे। मुझे नौकरानी की बात याद आ गई। मैंने कहा, नहीं, मुझे अपना दुपट्टा पहनकर ही काम करने की आदत है। अभी मैं यही सब कर रही थी, तभी उन्होंने मुझे जेब से स्याह रुमाल निकाला और मेरे चेहरे से पसीना साफ करने लगे और मैं घबरा कर पीछे हटे। वह कुछ भी घबरा से गए और तुरंत अपने कमरे के वॉशरूम में चले गए और मेरे दिल को तो ये हाल था कि धड़कना ही भूल चुका था। मुझे तो अब अपने ससुर के कैरेक्टर पर शक होने लगा था। मैंने जल्दी जल्दी उनके कमरे की सफाई की और कमरे से बाहर निकल आई और उस दिन पूरा दिन परेशान रही। रात में जब मैं सोने अपने कमरे में आई तो नौकरानी अपने बिस्तर ज़मीन पर बिछा रही थी। मैंने उससे कहा, सुनीता, इधर आओ। मैं सोच रही थी कि इस नौकरानी से मुझे बात करनी चाहिए। वो अपना बिस्तर छोड़कर मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उससे कहा, तुम जो कुछ भी मेरे ससुर के बारे में कहती हो, मुझे भी वो सच लगने लगा है। फिर मैंने उसे यह भी बता दिया कि रोज़ सुबह मेरे पेट पर एक काली स्याही का निशान होता है। वो ये सब सुनकर हैरत भरी निगाहों से मुझे देखने लगी। कहने लगी, दीदी, मुझे तो आपके ससुर पर पहले से ही शक था। मुझे तो लगता है कि वो आप पर कोई जादू टोना भी करते हैं। हमारे गांव में भी एक ससुर ने अपनी बहू को वश में करके उससे शादी कर ली थी। उसका पति भी बाहर रहता था और ससुर बहू पर ऐसा कुछ करता कि बहू पूरे तरीके से ससुर के वश में हो गई थी। नौकरानी की बात से तो मेरे होश उड़ गए। उसने कहा, पहले तो आपके ससुर हर वक्त मुझे ही देखते रहते थे, पर अब मैंने महसूस किया है जब भी मेरी उन पर नज़र पड़ती है तो वो आपको ही देख रहे होते हैं। ये भी निकालने के चक्कर में है, इसलिए तो बेवजह मेरे हर काम में नुक्स निकालते हैं। यह सब सुनकर मेरा भी जी घबराने लगा। अब मैं अपना कमरा लॉक करके सोने लगी। अब मेरे पेट पर वही काली स्याही का निशान भी नहीं होता था। अब तो मुझे पूरा यकीन होने लगा था कि रात में ज़रूर मेरे ससुर मेरे कमरे में आते हैं और शायद मुझे अपने वश में करने के लिए कोई जादू टोना भी करते हैं। मैंने महसूस किया जब मैंने कमरा लॉक करके सोना शुरू किया था, मेरे ससुर मुझे घूरते हुए देखते थे, लेकिन मैंने इस बात की कोई परवाह नहीं की। पर कुछ दिन बाद मेरे ससुर मुझ पर चिल्लाने लगे, कहने लगे, तुम अपने कमरे को दरवाज़ा क्यों लॉक करती हो? मेरा बेटा तुम्हें मेरी जिम्मेदारी पर छोड़कर गया है। मुझे इस नौकरानी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए आकर मैं खुद बार बार कमरे में झांकता हूँ कि कहीं यह नौकरानी कोई कीमती चीज़ चुरा कर भाग ना जाए। मुझे अपने ससुर के किसी बात पर भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने फ़ोन पर अपने पति से कह दिया कि वो जल्द से जल्द मेरा वीज़ा बनवाए और मुझे उनके पास आना है। पर जो बात मेरे पति ने मुझे बताई उस पर तो मुझे रोना आ गया। कहने लगे, पापा ने मुझे तुम्हारा वीज़ा बनवाने के लिए सख्ती से मना कर दिया है। कहते, बहू तो बाहर नहीं भेजूंगा। मैं यह सुनकर रोने लगी। मैंने कहा, आलोक, अब मुझे यहाँ नहीं रहना, या तो आप वापस आ जाइए या तो मुझे अपने पास बुला लीजिए। कहने लगे, बस 1 साल की बात है, मैं वापस आ जाऊँगा, तुम बस 1 साल इंतज़ार कर लो। यही कहते हुए आलोक अपनी बहुत सी मजबूरियाँ मुझे बताने लगे कि 1 साल बाद उसे अच्छी खासी तनख्वाह मिलने वाली है। अगर छोड़कर आ गया तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ना चाहते हुए भी मुझे आलोक की बात माननी पड़ी, लेकिन अब मुझे अपने ससुर से चिढ़ होने लगी थी। ना जाने वो क्या चाहते थे। मैं यहाँ अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती थी। कमरा बंद करती तो वो चिल्लाने लगते और सारे काम नौकरानी की बजाय मेरे जिम्मे लगा देते। जिस तकलीफ़ से मैं गुजर रही थी वो मैं ही जानती थी। अब तो वो हर बात पर मुझे टोकते रहते। मैं अपने कमरे में दोपहर को आराम करने जाती तो वो हंगामा मचा कर रख देते कि तुम्हें मेरी कोई फ़िक्र नहीं और ना ही मेरी परवाह है। मुझे खाना देकर समझ आती हो कि तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। मैं आलोक से तुम्हारी शिकायत करूँगा। मैं उसके रोज़ रोज़ के किचकिच से अब तंग आ चुकी थी।
मैंने कहा, आप मुझे बताइए कि मुझसे आपको क्या काम है। मैं आपके सारे काम करती हूँ, खाना चाय सब कुछ वक्त पर देती हूँ। इसके अलावा मेरी और क्या जिम्मेदारी है। वो कहने लगे, तुम मेरे पास बैठकर मुझसे बातें नहीं करती, मुझे अहमियत नहीं देती, लेकिन ये काम मेरे लिए बेहद मुश्किल था कि उनके साथ बैठकर मैं बातें करूं। मैं उनसे भला क्या बातें कर सकती थी। उन्हें यह सब कुछ खुद ही सोचना चाहिए था। इस बार ना चाहते हुए भी मैंने उनका जवाब दिया। मैंने कहा, आपको आलोक से मेरी शिकायत करनी है तो शौक से करिए, लेकिन मैं आपके साथ बैठकर बातें नहीं कर सकती। एक बहू होने के नाते मैं जो कुछ भी कर सकती हूँ वो कर रही हूँ। इससे ज़्यादा की उम्मीद आप मुझसे ना ही रखें तो बेहतर होगा। मेरी बात सुनकर वो गुस्से से तिलमिला गए और लेकिन मुंह से कुछ भी नहीं बोले और अपने कमरे में वापस चले गए। नौकरानी भी वही खड़ी सारी बातें सुन रही थी। कहने लगी, दीदी आपने बिल्कुल ठीक किया। भला आप उनकी पत्नी थोड़ी है जो घंटों उनके पास बैठकर उनसे बातें करती रहेगी। मुझे नौकरानी की बातें सही ही लगी। आखिर मेरा क्या ताल्लुक था कि मैं उनसे घंटों बातें करती। मैंने सोचा अच्छा ही है कि वो मुझसे नाराज़ हो गए, कम से कम अब मुझे परेशान तो नहीं करेंगे। लेकिन आज रात जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, मैं तो हक्का बक्का रह गई। सुबह मेरे पेट पर वही काली स्याही लगी थी। नौकरानी अभी तक सोई पड़ी थी। मैंने उसे जगाया तो कहने लगी, मेरा सर बहुत भारी है और मुझे नींद आ रही है। रात भर तो मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं कहाँ सोई हूँ। हाँ, मुझे याद आया कि रात में मेरे सर तेज़ दर्द था तो साहब जी ने मुझे एक सरदर्द की गोली दी और कहने लगे, इसे खा लो, ठीक हो जाओगी। लेकिन ना जाने वो दवाई खाते ही मुझे होश ही नहीं रहा। पर मैं उसकी बात पर सोचने लगी कि भला इसको गोली खा ली थी तो मैंने तो कुछ नहीं खाया था, तो मुझे कुछ क्यों नहीं याद आ रहा। आखिर क्यों मेरे पेट पर ये निशान होते हैं। अब मैंने सोच लिया था, अब मैं सच का पता लगा कर रहूँगी। मैंने रात को नौकरानी को एक नींद की दवाई दी और उसे अपने बेड पर अपनी जगह सुला दिया और खुद कमरे में छुपकर नौकरानी को मैं पहले ही सब कुछ समझा चुकी थी। वो मेरी मदद करने को तैयार थी। मैं पर्दे के पीछे छुपी रही। मैंने देखा रात के 2 बजे मेरे ससुर मेरे कमरे में आए और बेड के करीब जाने लगे। जैसे ही वो बेड के करीब गए, मैंने लाइट जला दी। मैंने ससुर घबराकर पीछे हट गए और मुझे अपने पीछे देखकर हैरान हो गए और कमरे से बाहर निकलने लगे। तभी 2 गुंडे हड़बड़ाते हुए कमरे में घुसे। मुझे और मेरे ससुर को रस्सी से बांध दिए। मैं रस्सियों से बंधी हुई, मेरे दोनों हाथ रस्सी से बंधे थे और मुंह में रुमाल डाला गया था और मेरी आंखों से बेबसी के आंसू निकल रहे थे। और इसी कमरे में दूसरी तरफ मेरे ससुर कुर्सी पर बैठे हुए रस्सियों से बंधे हुए थे और सामने 2 मर्द खड़े थे और मेरी अलमारी से सारे जेवरात निकाल रहे थे और वो नौकरानी उनके साथ खड़ी थी। सारा खेल उसी का रचाया हुआ था। वो कहने लगी, कब का वो हर चीज़ से हाथ साफ कर चुकी होती, पर मेरा भरोसा जीतना चाहती थी। वो जानबूझकर मेरे और मेरे ससुर में तनाव पैदा करती। मेरे पेट पर काली स्याही का निशान भी वही लगाती। मेरे ससुर मेरे खिलाफ भड़काती कि आपकी बहू अच्छी नहीं है, आपको अहमियत नहीं देना चाहती है, इसलिए तो आपको कोई बात नहीं करती। क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानती थी कि मेरे ससुर कुछ वहमी है, इसलिए उनके सामने जानबूझकर अच्छे से काम नहीं करती और बर्तनों को गंदे तरीके से धोती। चाहती थी कि हम ससुर बहू एक दूसरे से उलझे रहे और वो अपना काम कर जाए। जब मैंने उसे अपना प्लान बताया तो उसने अपने जानने वाले 2 मर्दों को बुला लिया। उसने कोई नींद की दवा नहीं खाई थी। रात को उसने मेरे ससुर से कहा कि आज रात आपकी बहू मुझे अपनी जगह सुलाकर किसी से मिलने जाएगी। अगर यकीन ना आए तो रात को कमरे में आकर देख लीजिएगा। इसलिए मेरे ससुर मेरे बेड के पास आकर देखने लगे कि सो कौन रहा है। तभी मैंने लाइट जला दी। मुझे कमरे में देखकर वो वापस जाने लगे तो दरवाजे पर 2 मर्द खड़े थे जिनके हाथ में तेज़ धार चाकू थे। उन मर्दों के कमरे में आते ही नौकरानी उठकर बैठ गई। हम दोनों बहू ससुर को रस्सियों से बांधकर वह लोग चोरी करने लगे। इत्तेफाक ऐसा था कि उसी रात आलोक आ गए। वो हमें सरप्राइज़ देना चाहते थे, लेकिन जैसे ही घर में पहुँचे तो घर का मेन गेट खुला था। वो घबरा से गए। जब अंदर दाखिल हुए तो मर्दों की आवाज़ सुनकर
वो समझ गए कि लगता है कोई चोर घर में घुस आया है। वो मेरे ससुर के कमरे में जाकर पुलिस को फ़ोन कर दिए। कुछ ही देर में पुलिस घर पहुंच गई और हम बाल बाल बच गए। मेरे ससुर ने आलोक को वापस विदेश जाने से सख्ती से मना कर दिया कि हम कल पैसों से गुजारा कर लेंगे, लेकिन किसी नौकरानी को दिन रात के लिए घर पर नहीं रखेंगे। वो घर के भेदी होते हैं और जब मौका मिलता है तो अपना काम कर जाते हैं। मेरी शादी को 5 साल गुजर गए, मेरे 2 बच्चे भी हैं, लेकिन मैं घर के सारे काम खुद करती हूँ। नौकरानी के लिए अगर मेरा पति कभी भी कहते तो भी मैं साफ इनकार कर देती हूँ। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।